ऐसे कौन कौन सी योजनाएं जो आप हटकर समाज के लिए लेकर आए, जिसकी उपस्थिति आपने बेहतर तरीके से की है और आप ये कह सकें कि साहब ये बहुत जरूरी थी और 100 दिन में हमने ये कर दिया जो दूसरे नहीं कर पाए? वैसे तो कहने के लिए बहुत सारे काम हैं, लगभग 100 से ज़्यादा काम है जिनके निर्णय हमने लिए। और ख़ास बात ये भी है कि जो निर्णय लिए उसका एग्जीक्यूशन करके दिखा भी दिया है। ऐसा भी नहीं कि केवल कागज़ पे लिए हैं, विचार करेंगे, देखेंगे। मेरा स्वभाव थोड़ा सा माननीय मोदी जी से हम सीखते हैं कि वो जिस बात को रखते भी हैं, वो कहते हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं लोकार्पण भी हम करेंगे। और निर्णय लेना तो ठोस निर्णय लेना, बगैर किसी डर भय या राग द्वेष के लेना, सार्वजनिक हिताय जैसे निर्णय हो सकते हैं वो तुरंत लेना चाहिए। मैं इस बात के लिए थोड़ा सा अपने आप को भी मुफीद पाता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं निर्णय लेता हूँ तो फिर निर्णय पे अडिग रह करके उसका पालन भी कराना चाहूँगा। और मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी मेरे निर्णयों को जैसे मेरी भावना रहती है वो लागू भी करती है, जनता से प्रतिसाद भी मिलता है। इसका थोड़ा सा संतोष है। यद्यपि संतोष कर लेने से प्रगति रुकती है, ये भी मैं जानता हूँ। संतोष कुछ क्षण के लिए जरूर थोड़ा हमको आनंद देता है, लेकिन संतोष कभी जीवन में आगे जाकर बढ़ने के, खेलने के अवसर रोकता है। तो सीखने तो आप संतोष नहीं करते। मैंने आपका किस्सा भी सुना था, एक बयान सुना था जिसमें आपने कहा था कि कोई एक व्यक्ति था जो आपका शुभ चिंतक था, वो चाहता था कि आपके अंदर तमाम सारी क्षमताएं हैं, प्रशासनिक क्षमताएं हैं, राजनीतिक क्षमताएं हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं प्रशासनिक क्षमता में, मैं आपको कोई बेहतर पोजीशन दे सकता हूं। आपने मना कर दिया कि ईश्वर ने कुछ और रच रखा है। वो तो बहुत पुरानी बात है, वो डिप्टी कलेक्टर का विषय था। उन्होंने कहा कि आप अगर MPPSC दे दोगे तो वो चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा मैं आपको डिप्टी कलेक्टर बना सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम डिप्टी कलेक्टर तो बनाओगे, लेकिन मैं नौकरी करने के लिए नहीं हूँ। मेरे मन में आता है तो मैं अपने काम करते हुए जो मेरे को करना मैं वो करूँगा। लेकिन ऐसे थोड़ी 25-26 साल की उम्र थी, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी हमारी। हमने कहा ये आप मेरे को क्या डिप्टी कलेक्टर और IAS अधिकारी मेरे हाथ के नीचे काम करेंगे। और ऐसा ही हुआ। परमात्मा की तो लीला ये मैं ये आभास क्या महाकाल की नगरी से, महाकाल से आया या ऐसा महसूस ये हुआ? तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन कभी कभी ईश्वर निकाल देता है। लेकिन मैंने उनसे माफी भी मांग ली कि आपका मन अच्छा है, मेरे को आपने अच्छे भाव से बताया, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुंह से निकल गया। ये अलग बात थी कि जब मैं UDA चेयरमैन रहा तो एडिशनल कलेक्टर मेरे यहाँ CO करके काम करते थे। लेकिन जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन बना, जब हरिरंजन राव वगैरह, ये पंकज राग, ये मेरे MD बने थे, उस दरमियान वो मेरे पास लगभग 15 साल का गैप हो गया था। वो आए मेरे पास, मेरे को बधाई भी दी कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा था। उनको ये देख कर सुख था कि मेरे MD IAS अधिकारी, वही IAS अधिकारी थे। वो कोई ऐसी बहुत उल्लेखनीय बात नहीं, लेकिन ऐसे ही मैंने तो कोई बात निकली। आप तीसरी पंक्ति में रहे, क्योंकि मैं 2003 से मध्य प्रदेश को कवर कर रहा हूं। तमाम मुख्यमंत्री उनको देखा, मैंने कभी आपको एक्टिव नहीं देखा, मैंने आपको कभी दिल्ली में उस तरीके से लॉबिंग करते नहीं देखा। और यदा कदा आप टकरा गए तो मैंने उस तरीके से, जिन लोगों की ख्वाहिश होती है और उस तरीके से मेहनत होती है, लेकिन तीसरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अगर पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या पार्टी को भरोसा था डॉक्टर मोहन यादव पर कि नहीं, प्रदेश को जिस शख्सियत की जरूरत है, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, वो यही चेहरा है? देखिए, ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि काम करने वाले लोगों को लगातार वो अपनी निगाह में रखते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। और एक दिन का नहीं होता ये। और मोदी जी तो कतई नहीं करते हैं, उनकी तो बहुत लंबी रिसर्च होती है, सर्च होती है। और हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की विशेषता है, तो सब लोगों का अपना अपना अनुभव होता है। मैं नहीं समझ सकता हूँ कि क्या क्या किया होगा उनने, मेरे को मालूम भी नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रयास करेगा तो उसका नंबर लगता भी नहीं है, मैं जानता हूँ। लेकिन ये सत्य है कि मैं UDA में रहा, उज्जैन विकास प्राधिकरण, लगभग 8 साल मैंने वहाँ काम किया, राज्य मंत्री का दर्जा भी था। मुझे शिकागो में निर्माण कार्यों को लेकर के स्कान इंटरनेशनल से अवार्ड मिला, महात्मा गांधी फाउंडेशन से अवार्ड मिला।
बाद में मैं एमपी टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा, तब 2 बार हमारे अपने कॉरपोरेशन को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला। बाद में भी ऐसे कई मौके आए, पुरस्कार वगैरह तो लेते रहते, लेकिन काम करके भूल नहीं क्या देते, काम करा और भूल गए। और ये जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी लागू करनी थी, एजुकेशन मिनिस्टर था, तो हमने लागू करी अपनी पॉलिसी और देश में सबसे पहले लागू की। लेकिन कोई अवार्ड लेने के लिए ऐसा कोई मन में आता नहीं, पर अपने आप जिनको अच्छा लगता है, जो इन काम को पसंद करते हैं, मैं अपने रुचि के लिए भी ऐसे कई सारे काम करता रहता हूँ जो आमतौर पर राजनीति वाले नहीं करते हैं। लिखने पढ़ने के काम, कोई अच्छे अपने मन में ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट के काम में भी कोई और धारा भी हो सकती है। फिर प्राचीन ज्ञान विज्ञान भी उनका महत्ता है, उसको भी स्थापित होना चाहिए। ऐसे कई विषयों को लेकर चलता हूँ। ये दिखते हैं वो कई बार, चूँकि मेरी कार्यशैली और शुरुआत की जो स्थान है वो उज्जैन था, तो उज्जैन से जुड़ जाता है। अदरवाइज उज्जैन का नहीं, पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले काम है। जैसे उदाहरण देता हूँ कि हमारा भारतीय कालगणना, अब भारतीय कालगणना तो पूरे भारत की है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ग्रीनविच से अभी स्टैंडर्ड टाइम की जो कल्पना करते हैं या जो अभी चलता है, इस मुद्दे पर कि भारत से कालगणना होना चाहिए, ये केवल भारत नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तिब्बत, यहाँ तक कि चाइना के विद्वान भी मानते हैं कि समय गणना का केंद्र ये ग्रीनविच नहीं होना चाहिए। तो ये विषयों से मुझे थोड़ा सरोकार रहता है। मैं भी साइंस से जुड़ा हूँ, तो लेकिन भले ही प्राचीन हो तो साइंटिफिक क्यों होना चाहिए, वैसे क्यों केवल अंदाज से नहीं होना चाहिए। तो एक ऑब्जर्वेटरी हमने साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़ करके बनवाई थी। उस ऑब्जर्वेटरी में केवल हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं, तो आईआईटी के, आईआईएम के, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे आकर पढ़े, वो देखे, फिजिक्स के कई डिपार्टमेंट को और कई उसके हेड को जोड़ करके वहाँ पे रिसर्च की विंग खुलवाई। तो ऐसे मुझे अच्छा लगता है। ऐसे और विक्रमादित्य का बात निकलती है कि विक्रमादित्य कौन थे। एक तो ये बात उसी प्रकार से जैसे भगवान राम थे, तो भगवान राम आदि पुरुष है, भगवान हमारे हैं, लेकिन उनके बाद की परंपरा में कई लोग नाम रख ले, इसका मतलब ये थोड़ी कि राम जी नहीं। ऐसे विक्रमादित्य के विषय बना था कि विक्रमादित्य पे बात आई, विक्रमादित्य कौन से हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। अरे आदि विक्रमादित्य तो है ना, तभी तो बाकी विक्रमादित्य आए। तो विक्रमादित्य रिसर्च सेंटर खुलवाया। विक्रमादित्य रिसर्च सेंटर में फेलोशिप दिलवा रहा है हर साल। लगभग 20 साल हो गए मुझे काम कराते कराते। तो मुझे अच्छा लगता है। ये राजनीति की धारा से अलग हटके काम है, इन पे आमतौर पर नहीं होता काम, लेकिन ये आपका महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दिशा में आपने बहुत सारा काम किया है, उदाहरण भी पेश किए। पिछली सरकारों में कृषि, गांव, किसानी से जुड़ी बहुत सारी योजनाएं थी और करीब करीब हर राज्य की सरकार वो काम कर रही है। लेकिन साइंस कहीं ना कहीं छूट रहा है, जो युवा पीढ़ी के लिए या आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या उसके लिए आपके विजन में, आपके ध्यान में कोई ऐसी योजना या प्रयास? नहीं है ना, बहुत सारे काम हमने किए। जैसे क्या हुआ कि हमारे यहाँ आईआईटी, आईआईएम खुलवाने का होड़ मचती है। लोग एक प्रदेश में एक आधा आईआईटी खुल जाएगा, एक आईआईएम खुल जाएगा। लेकिन अब जैसे हमारे इंडस्ट्रियों में मेडिकल डिवाइस पार्क मध्य प्रदेश को मिला है और बहुत सारी इंडस्ट्री आई है जिसमें अब अपने पास रिसर्च के एक नया विंग का रास्ता खुलना चाहिए। तो जब मैं एजुकेशन मिनिस्टर था तब हमने कोशिश की थी आईआईटी इंदौर को डीप टेक रिसर्च सेंटर खोलना चाहिए। तो एजुकेशन मिनिस्टर भारत सरकार माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलकर के हमने अभी एक एमओयू किया है, जिसमें मध्य प्रदेश और दिल्ली ने मिलकर के आईआईटी के माध्यम से भविष्य में इसकी जो रिसर्च की बड़ी संभावना है, जब गहराई से कई प्रोजेक्ट बनेंगे, उनकी जानकारी होगी, प्रोडक्ट के अलावा बहुत सारे सेक्टर जिसमें काम करना चाहिए। तो ऐसे कामों को लेकर के, इसके अलावा भी जैसे साइंस सिटी बनी हुई है, आमतौर पर देश में 3 जगह साइंस सिटी है। और एक्चुअल में तो मेरे ऐसा मान के चलता हूँ कि अगर हमको भविष्य में नवाचार की दृष्टि से विज्ञान से विद्यार्थी को जोड़ना है, जैसे माननीय मोदी जी ने स्टार्टअप पॉलिसी पे बात की, स्टार्टअप की बात की, इंक्यूबेशन सेंटर की बात की, तो हमारे अपने मध्य प्रदेश में भी हमने अभी इसी साल 100 करोड़ का इसी लेखानुदान में बजट रखा है। स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत तो हमको स्टार्टअप के बहुत सारे मुद्दों को लेकर अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहन देने की जरूरत है। बच्चे रिसर्च करते हैं, उनको मदद करने की जरूरत है। बड़ी कंपनियां ढूंढती है
जिनका इसका लाभ उठता है। और इसी के साथ साथ जैसे अब कई सारी चीजें ऐसी है जो काल के प्रवाह में नित्य नवीन नूतन आती जाती है। आपने किया भी रीजनल इन्वेस्टर मीट, आपने एक चीज़ दी, लेकिन इससे पहले जो इन्वेस्टर मीट होती थी बहुत सारे एमओयू हो जाते थे, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरती थी। हमारे प्रदेश में ही बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री के सेक्टर हैं, चाहे वो मालनपुर हो, चाहे वो बामौर हो, मंडीदीप हो, इसमें बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। तो जो रीजनल का कॉन्सेप्ट आपने डेवलप किया है, उसको लेकर जो पुरानी इंडस्ट्रियां जो बंद हो रही है, क्या सरकार उसको लेकर भी कोई प्लान कर रही है? देखो, दोनों तरह की बात है। इंडस्ट्रियां कोई घर का मकान नहीं है, और यहाँ तक कि घर का मकान भी एक समय के बाद उसकी उम्र पूरी होती है, उसको तोड़ना पड़ता है, नए सिरे से बनाना पड़ता है। आज जो मशीनें आई है, आज जो संसाधन है, आज जो व्यवस्था है, 10-5 साल बाद नए नए तरह से उसको चुनौतियां मिलेगी, नए नए प्रकार से उसको ढलना पड़ेगा। जो उसमें लगातार बदलाव करता जाएगा वो तो उस मार्केट में बना रहेगा, और जो माइंड सेट करके वहीं बैठा है तो अल्टीमेटली ताला लगेगा। ये सरल बात है। जैसे आपकी टीवी के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट थे, फिर कलर आए, आजकल आप फ्लैट टीवी आपके यहाँ किस टाइप से आ रहे हैं हम सब जानते हैं। तो उनकी जो टीवी इंडस्ट्रियाँ होगी उनने लगातार जो बदल दिया वो तो चलती रहेगी, अदरवाइज जिनने नहीं बदला वो बंद हो जाएगी। तो ऐसे हमारे लिए वर्तमान के समय में जो चली हुई इंडस्ट्रियाँ, उनके संबंध में तो यही मैं कह सकता हूँ कि उनको बदलते दौर में बदलना चाहिए। अब ये अलग बात है कि सरकार को भी अपना दायरा और अपना सोच बदलना चाहिए। अगर इंडस्ट्रियों को हम सपोर्ट करेंगे तो इंडस्ट्रियाँ उस दौर में निकल पाएगी, अदरवाइज हम अगर उनको उसी भाव से देखते रहे तो इंडस्ट्री हो सकता है कि उसका मालिक एक होगा, उसकी कंपनी एक होगी, लेकिन अब जैसे भौगोलिक एरिया इतना बड़ा है मध्य प्रदेश का, और अलग अलग जिले की अलग अलग प्रकार की अवस्था है। कहीं माइनिंग का बड़ा सेक्टर है, कहीं एग्रीकल्चर की अच्छी संभावना, कहीं रेडीमेड गारमेंट्स की संभावना है। एक हमारा अपना बुरहानपुर से लेकर के पूरा ऐसा बेल्ट है जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, जहाँ अच्छे फलों की खेतियाँ बहुत होती है। तो नीमच मंदसौर में मसाले की खेतियाँ बहुत होती है। तो विविधता वाला प्रदेश है, और इसी में हमारे यहाँ दुग्ध उत्पादन की बहुत बड़ी संभावना, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो होना हो गई, लेकिन एग्रीकल्चर से इनके प्रोडक्ट पे इंडस्ट्रियाँ खड़ी करवाना, फूड इंडस्ट्रियाँ खड़ी करवाना, ये इनकी बहुत सारी चेन बना सकते हैं। ऐसे कई काम है जिन पे हमको करना चाहिए। तो इंडस्ट्रियों का अब हमारे हिसाब से इंडस्ट्रियों का समय आया है। तो इंडस्ट्रियाँ केवल इंदौर में होगी ये ठीक नहीं, इंदौर में तो होना ही चाहिए, लेकिन इंदौर के अलावा रीजनल लेवल पे हो। और एक इंडस्ट्रियल समिट जहाँ होगी वहाँ केवल कागज पे हम पत्रों का आपस में एमओयू कर ले, ये भी बात उचित नहीं। उनको धरातल को उतारना चाहिए। धरातल पे भूमि पूजन लोकार्पण कराना चाहिए, तो अलग अलग जगह पूरा प्रदेश जोड़ना चाहिए। आपने भौगोलिक परिस्थिति की बात की, एक बड़ा निर्णय हुआ, क्योंकि किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी शहर के लिए अवैध कॉलोनियां उसकी सूरत को बिगाड़ देती हैं। उसकी सूरत और सीरत की फिक्र आपने की है, आपने एक बड़ा निर्णय लिया है, क्योंकि ये अवैध कॉलोनियां कैसे बसती हैं ये भी सबको पता है। कहीं ना कहीं राजनीतिक आपराधिक संरक्षण उस पर होता है, मजबूरी भी होती है कि जो गरीब लोग हैं वो वहाँ पर जाकर अपना घर बना लेते हैं, और उसके बाद फिर हटाने की चर्चा शुरू हो जाती है। इस अवैध को खत्म करने की, जड़ से खत्म करने की बात आपने की, कुछ फैसले किए कि वाकई धरातल पर उतर पाएगा? क्यों नहीं उतर पाएंगे? आप बताइए, किसी भी शहर के लिए अवैध बस्तियों की बड़ी बस्तियां बसा देना किसके लिए अच्छा रहेगा? और वो भी झुग्गी बस्तियों टाइप की, या जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित प्रकार के लोगों की। तो हमारे लिए हमारा देश इसके लिए तो नहीं जाना जाता है। हमारे यहाँ तो गांव से गांव के अंदर भी बहुत अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से बसाहट की, भले वहाँ कोई प्लान नहीं है, लेकिन बीच में मंदिर बनेगा, बगल में ओटला रहेगा, छोटा सा खुला खुला आंगन रहेगा। तो हमारे यहाँ आप ट्राइबल म्यूजियम में चले जाइए, आदिकाल के भी अगर मकान देखेंगे तो हर एक की अपनी उसकी अवस्थाओं के आधार पर मकान बनते थे। काल के प्रवाह में थोड़ा अभी इसमें बदलाव आया, तो ये अवैध बस्तियों का चलन चल गया। एक तरफ वैध मकान प्लानिंग से बनने वाले, एक तरफ अवैध मकान, और अवैध मकान के आड़ में एक बहुत सारे एक माफिया टाइप लोग पनप गए, जिनने जान करके वो उनका मोटा प्रॉफिट ले लेते हैं। प्रॉफिट में, और कोई फोकट में नहीं बसा रहा है, लेकिन सब सरकार के सिर पे दे करके जो लेने वाला वो भी परेशान, सरकार भी परेशान। तो हमने कहा ये नहीं चलने देंगे भाई, अगर व्यवस्थित रूप से विकसित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो हमने अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई करेंगे। और हमने कहा केवल अवैध कॉलोनाइजर पे नहीं होगी, कलेक्टर पे भी होगी, तहसीलदार पे भी होगी, अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी, और उस दिशा में बिल्कुल उसको अवॉइड करेंगे, इसको पसंद नहीं करेंगे। आप ऐसा मानते हैं कि पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें एक लचीलापन था, ढीलापन था, जिसे दुरुस्त करना जरूरी था? देखिए, ये मैं तो किसी से किसी की तुलना नहीं करता हूँ, ये अच्छा भी नहीं मानता हूँ। मेरे को कैसे रहना ये मैं जानता हूँ। तो आपके चेहरे के भाव, आपकी मुस्कुराहट ने सब कुछ बता दिया। मैं इसको नहीं बताता हूँ, क्योंकि हर एक का अपना काम करने का तरीका है। हमारे पूर्ववर्ती जितने भी मुख्यमंत्री रहे होंगे उनने अपने ढंग से काम किया, मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ। वो हमारे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने तो बीमारू राज्य से अच्छे राज्य की श्रेणी में लेकर के आए। बहुत सारे संघर्षों से उनने प्रदेश को अपने अच्छे बनाने के लिए लगातार उनने लड़ाई लड़ी और वो अच्छी स्थिति में लाए। अब उनका अपना तरीका होगा, उनके पहले वाले थे जरूर वो। हम अब चूंकि मैं अभी आपके बीच में बोलूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलना पड़ेगा कि 10 साल में माननीय दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल जो रहा है ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत कष्टकारी रहा है। एक तरह से मैं तो मान के चलता था वो इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, पूरे प्रदेश ने बड़ी आशा से देखा था, कम उम्र में उनको मौका मिला था, लेकिन सड़क, बिजली, पानी जिस ढंग से प्रदेश की खस्ताल उनने किया है ये और अब आप 3 महीने बनाम 13 महीने का भी जिक्र कर रहे हैं। हाँ, हमने देखा ना, अभी आज ही में था जहाँ पे हमने कहा कि माननीय कमलनाथ जी को मौका मिला। अब उनका जो समय था वो समय पे विकास कर सकते थे, लेकिन उनने भी उनके अपने अंदर के अंतर विरोधों के कारण से सरकार अलग चली गई और डेवलपमेंट के काम के जो रिजल्ट आना चाहिए थे, जो केंद्र में मंत्री थे, बड़े अच्छे उद्योगपति है, बहुत अच्छी पढ़ाई वगैरह करके आए थे, पर मुझे दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा कि देश निराश हुआ। जैसे उदाहरण के लिए उनके अपनी एविएशन में शुरू से शौक है, उनको हवाई जहाज भी चलाने का शौक है, उनके घर में हेलीकॉप्टर भी है और वो बहुत अच्छे ढंग से जुड़े हुए थे। लेकिन अब देखिए, आप 13 महीने रहे, लेकिन अभी भी कई लोगों का ऐसा मान के चलते कि छिंदवाड़ा में इलाज भी कराते हैं, लेकिन डॉक्टर के पास मरीज है और बीमारी के बाद उस डॉक्टर या हॉस्पिटल में उस मरीज को कोई उन्नत जगह पहुंचाना है। अब हमारे यहाँ एयर एम्बुलेंस है, लेकिन वो एयर एम्बुलेंस के लिए ये बात सही कि कोई मौज मस्ती के नहीं ले जाए, तो उसका सिस्टम बना दो, जैसे हमने कर दिया कि हमने टेंडर कराया, बाकायदा एजेंसी ढूंढ ली और डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड करेंगे कि इस मरीज को कहीं पहुंचाना है, तो कलेक्टर बीच में होने से उसका दुरुपयोग भी नहीं होगा और ये सुविधा भी मिल जाएगी। 40 साल का गढ़ है साहब, वो 40 साल का गढ़ है, आज तक कोई भेद नहीं पाया। 28 आप जीत पाए, लेकिन एक छूट जाती है। इस बार गढ़ जो आप कह रहे हैं कि आज ही आपने भाषण दिया कि गढ़ नहीं है, गड़बड़ है, तो बस भेद पाएंगे? पकड़ लिया, मैं भी क्या कर सकता हूँ। जो गढ़ केवल कब तक था, जब तक कि लोग जानकारी नहीं रखते थे। जब तक दरवाजा बंद करके आप बेवकूफ बना सकते थे, बना लिया। अब मोदी जी का समय है, जनता जागरूक है और हर चीज को बहुत बारीकी से देखती है। हमारा भी प्रयास है कि हमारी अच्छाई को देख करके जनता अगर सच्चाई पे चलना चाहती है तो उसमें गलत क्या? आप बताइए, इतने बड़े उद्योगपति है, छिंदवाड़ा में एक भी 2-4 हजार लोगों का कारखाना क्यों नहीं बन पाया आज तक? उनके तो बहुत सारे मित्रगण हैं। वो तो कहते हैं मैंने छिंदवाड़ा को बदल दिया, मैंने छिंदवाड़ा के लोगों को, युवाओं को रोजगार दिया। अरे रोजगार, कोई कारखाना बता दो 2000-4000 का संख्या का, एक भी। जबकि आप उल्टा, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री का मैंने अपने उज्जैन में कारखाना खुलवाया, जिसमें 4000 बहनें, शुद्ध महिलाएं कारखाने में काम करेगी, वो भी केवल सिलाई मशीन पे काम करना है, क्योंकि रोजगार परक है। और पर बहन को हमारी सरकार द्वारा पर लेबर 5000 रुपये अनुदान 10 साल तक देंगे। तो जब किसी लेबर को भी आप सब्सिडी दोगे, अनुदान दोगे और कारखाना लगाने के लिए जो आप देना दोगे, तो ज्यादा बड़ी पूंजी नहीं लगी, लेकिन 50-60 करोड़ की फैक्ट्री में हमारे 4000 बहनें काम कर रही है। तो आप ये यहाँ हो सकता तो वहां क्यों नहीं हो सकता था? और केवल हमारे यहाँ नहीं, हमारे से पहले पूरे तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर रेडीमेड गारमेंट्स के कारखाने। तो सुन रहे थे कि उस गड़बड़ को आप लेने वाले हैं, बीजेपी में उनका नाम चल रहा है कि बीजेपी में आने वाले हैं, कमलनाथ भी और नकुलनाथ भी। ये हवा बताती है, मैं तो कमल के फूल को जानता हूँ, मैं कमल फूल के साथ रहता हूँ, किसी भी गलत फहमी में नहीं पलता हूँ। अप्रैल फूल हो रहे, आप भी बना रहे हो तो मालूम नहीं, हमारा तो कमल का फूल है। अच्छा, ये बताइए कि मतलब बीजेपी में इतने ज्यादा अपार बहुमत आ चुके, 160 के पार आप निकल गए,
बावजूद मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के लोग लगातार आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई 2-4 लोग आ जाते हैं, तमाम लोग आ रहे हैं। ये इसकी जरूरत है क्या? हमको जरूरत है नहीं वो मालूम नहीं, लेकिन आप ये बता दो कि एक सामान्य बात है, किसी बस में बैठे हुए यात्री से बस का ड्राइवर को नींद आ जाए और उम्मीद करो कि यात्री के साथ बस यात्री करते या बस के साथ यात्री बैठ के सफर करेंगे। बस का ड्राइवर नशे में है, बस का ड्राइवर नादानी कर रहा है, कौन यात्री रहेगा उसमें? तो आप यात्रियों की जान बचा रहे हैं। मेरा कहना है भाई, वो जो भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है वो अपने नेतृत्व को सदैव निगाह में रखते हैं और नेतृत्वकर्ता की हर हरकत को वो अपने जीवन से भी जोड़ के देखते हैं। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि उनका नेतृत्वकर्ता ऐसा नादान है कि जिसके कारण से कांग्रेस लगातार और रसतल में जा रही है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि साहब बीजेपी हमें चुनाव नहीं लड़ने दे रही है, वो हमारा खाता फ्रीज कर देती है। जिन लोगों के ऊपर आरोप होते हैं जो बीजेपी में चले जाते हैं वो वॉशिंग मशीन में जैसे धुल जाते हैं और हमें हर तरफ से घेरा जा रहा है। मनु जी, आप एक बात बताओ, ये बिजली जल रही है, हाँ। इस बिजली का कनेक्शन कहीं होता है, इस कनेक्शन के आधार पर अगर बिजली का बिल आप भरोगे तो आपकी बिजली जलती रहेगी। आप नहीं भरोगे तो आपको एक बार चेतावनी आएगी, दूसरी बार पेनल्टी लग के बिल आएगा। आप पेनल्टी भी मत लाओ तो तीसरी बार तो काटेंगे, कट जाएगी। तो ये नादान है, इनकी मालूम है कि अगर पार्टी चला रहा है तो इनकम टैक्स में फाइल जमा करना पड़ती है, रिटर्न देना पड़ता है, विवरणी भरना पड़ती है। अब विवरणी भी नहीं भरोगे, पेपर भी नहीं दोगे तो पेनल्टी लगाते हैं। अब पेनल्टी भी नहीं भरोगे तो आपका खाता फ्रीज होगा कि नहीं होगा? तो आप फिर कहोगे साहब खाता बंद हो गया। अरे तुमको इतनी बड़ी पार्टी चलाने का अगर तरीका नहीं मालूम है, अकाउंट्स की व्यवस्था नहीं मालूम है, आप क्या समझते हो? आप ये व्यवस्थाओं के आधार पर ही तो आपको बाकी सब चीजों को चलना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। आप ये मान के चलते हो कि हम इस खानदान के हैं इसलिए हम सारे कानून से ऊपर है, इसी के बाद तो माननीय मोदी जी का विरोध है। लेकिन जो आम आदमी पे कानून लगेगा वो सब पे लगेगा, कानून के लिए सब बराबर है। आपको नहीं लगता कि विपक्षी गठबंधन एक मंच पर आ गए? कहाँ एक मंच पे? एक मंच पर आ गए, सबने मीटिंग कर ली। मीटिंग के बाद ममता नाराज हो गई, अखिलेश नाराज हो गए, अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए, गठबंधन नहीं हो पाया, सब लोग बिखर गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद, ईडी की कार्रवाई के बाद फिर सब के सब एक हो गए। आपने मौका दे दिया और सब कहने के साहब अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदारी, ये तो गलत हो रहा है। मैं तो आपकी बात को सिरे से ही खारिज करता हूं। एक मामले में एक हो रहा है, जिन जिन ने जमानतें मतलब कराई, जो कल तक आरोप लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल पे, वो भी एक हो गए। पहले वो सीट शेयरिंग के आधार पर सत्ता का सपना देख रहे थे, धीरे धीरे करके कांग्रेस की पोल खुल गई। जब राजस्थान चला गया, छत्तीसगढ़ चले गया, मध्य प्रदेश चला गया तो सीट वीट तो गई और एक तरफ अब ध्यान में इनको क्या आ गया कि अब जितने जमानत वाले, जितने जेल वाले सब इकट्ठे हो जाओ। तो जिन जिन की जमानतें आप लाइन से देख लो, सब पे मुकदमे चल रहे हैं, सब पे ईडी की कार्रवाई हुई है। तो ये तो असली में जैसे जेल में जाकर अपराधियों की दोस्ती हो जाती है। इसको आप गठबंधन तो बोलो या जो मर्जी, या गैंग बोल दो, ये गैंग बन गई है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना चाहते, जिनके रास्ते सत्ता से होकर के अव्यवस्था फैलाने के लिए और जनता को लूटने के रास्ते पे जाने वाले। तो ये मैं समझ सकता हूं कि जितनी बातें, और जिनकी बात आपने कही दिल्ली के मुख्यमंत्री की, उनका तो 10 साल का रिकॉर्ड देख लो। जो जो बातें उनने कही वो ढपोर संघ की तरह सब बातें खराब निकली, सब खत्म निकली। आपने कहा मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, सुरक्षा ली। आपने कहा मैं गरीब आदमी की तरह मकान में अपने में रहूंगा, मकान छोड़ दिया, आलीशान बंगला लिया। आपने कहा मुझे आगे पीछे कोई गाड़ी का लवाजमा नहीं चाहिए, आपने बिल्कुल जेड प्लस के आगे वाली सुरक्षा का लवाजमा चलाने लग गए। आपने कहा मैं इस शराब से, लोकपाल से, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते गए, सारे मामले फेल हो गए। अब बताइए शराब नीति का मसला क्या है? कोई अनाज नीति की बात है? गरीब आदमी को अन्न की बात कर रहे हो आपने? वो तो भला हो अन्ना हजारे जी का, जिनने सबके बीच आके डंके की चोट कहा कि मैंने कहा था केजरीवाल दूर रहो शराब से, शराब नीति से दूर रहो। ना शराब से दूर है, ना शराब नीति से दूर है, क्योंकि झूठ की दुकान है, रोज पकवान बनाएंगे झूठ की, उसमें क्या करें? एक चीज मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो आरोप राजनीति में जब आप होते हैं तो उसके लिए राजनीतिक शुचिता भी जरूरी होती है। आप उज्जैन विकास प्राधिकरण में रहे, आप पर्यटन के चेयरमैन भी रहे, उसके बाद आप उच्च शिक्षा भी मंत्री रहे, कोई बड़ा आरोप ऐसा आपके ऊपर भ्रष्टाचार का नहीं लगा।
इस बात का आपका ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन आपको उदाहरण भी पेश करना होता। आपका बेटा यहीं पर भोपाल में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो इतने बड़े एकड़ों के मुख्यमंत्री हाउस में नहीं रहता है, हॉस्टल में रहता है। मैंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में आपकी पत्नी को साथ में नहीं देखा, यदा कदा कोई कार्यक्रम होगा उसमें देखा है। तो ये क्या एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं राजनीतिक स्वच्छता का, या ऐसी बहुत सारे उदाहरण या ऐसी बहुत सारे खबरें चलती रही हैं, उनसे कोई सबक है या संकेत है, क्या है? मैं कुछ ये निजी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ सिद्धांत बना के चलता हूँ और कुछ चीज़ों को थोड़ा व्यक्तिगत भी रखता हूँ। लेकिन अगर आपने कहा तो मैं बोलता हूँ, नहीं तो मैं इससे थोड़ा अपने आप को असहज महसूस करता हूँ कि ये ढोल बजाने की चीज़ नहीं है। अब आप मेरी तरफ से केवल इतनी समझ के बताओ कि मैं सरकारी जिम्मेदार पद पे हूँ, और केवल अभी नहीं, मैं जब शिक्षा मंत्री था, टूरिज्म चेयरमैन था, तब मेरी बेटी यहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। तब भी मेरे पास बंगला था, तब भी कोठी थी, लेकिन उसको भी उसी हॉस्टल में पढ़ाया था। वो हॉस्टल में रह के पूरी पढ़ाई की। दूसरा बेटा अभी है, वो भी हॉस्टल में पढ़ रहा है। पर ये आप थोड़ा सा, मैं उसको इस तरह से मानता हूँ कि अगर ये MBBS करने के बाद PG कर रहे हैं या MBBS कर रहे हैं, तो ये अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे करके अच्छे से पढ़े। ये इनके जीवन के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि बच्चों को इस चकाचौंध की दुनिया में लाने से अनावश्यक कोई दूसरी बातें खड़ी होगी, इससे बचाना भी चाहिए। हर एक की अपनी जिंदगी है, हमारी अपनी। मैं भाजपा के अंदर जरूर हूँ, लेकिन मूलतः स्वयंसेवक हूँ, और स्वयंसेवक होने के नाते से हमारे लिए अपने जीवन में इन सब बातों का ध्यान रखना, ये हमको प्रारंभिक पाठ्यक्रम की तरह समझाया जाता है, सिखाया जाता है। तो जब मौका आएगा तो हम इसको अवॉइड कैसे करेंगे? ये सिद्धांत ऐसे जो अंदर घुट्टी पिलाए गए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े पद पर बैठे और आपने कहा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, तब नहीं, जब मैं मंत्री था तब भी उदाहरण ये पेश होता था, लेकिन ये बोलने की जरूरत नहीं। आपने पूछ लिया तो बात कर लिया। संकेत प्रदेश के साथ साथ देश के लोगों तक भी पहुंचना चाहिए, इसलिए मैंने ये पूछा, क्योंकि मुझे कहीं आपके कुछ करीबी लोगों से पता चला। आपके चेहरे पर थोड़ी सी थकान देख रहा हूं मैं। 18 से 16 घंटे आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हर नामांकन में शामिल हो रहे हैं, चुनाव की रैलियां भी कर रहे हैं, मंत्रालय का कामकाज भी निपटा रहे हैं, बैठकें भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं छूट ना जाए, फिर भी थकान नहीं हो रही। ये पुराने मुख्यमंत्री से कंपटीशन है, या आपकी ये रूटीन दिनचर्या पहले भी थी और आगे भी रहेगी? देखो, ये इंटरव्यू लेने वालों का एक दोष रहता है कि वो हमेशा बिना बात के झगड़े कराना चाहते हैं। आप मेरे बजाय माननीय मोदी जी को देखिए, वो आदर्श है हमारे सामने, कितनी भारी मेहनत करते हैं हमारे लिए। अगर कुछ करना है तो हमारे मुखिया को देखना पड़ेगा। जब मुखिया करते तो हम क्यों नहीं कर सकते? और ये हमारे हर स्वयंसेवक की, हर भाजपा कार्यकर्ता की विशेषता है। ये अलग बात है कि मेरे पे लाइट पड़ रही, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप मेरे से पूछ रहे हो, उनसे तो पूछ भी नहीं पाते। मेरे जैसे व्यक्ति तो छोड़ो, जिनकी घर बार है, हमारे यहाँ तो पूरा जीवन देने वालों की लंबी मालिका है सर। हमारे जो प्रचारक है माननीय, जो अपने जीवन का क्षण क्षण इस देश के लिए समर्पित करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो किसी पे एहसान कर रहे हैं, वो अपने आप का देश की सेवा के लिए वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो उनसे सीखना पड़ता है कि आखिर वो पूरा समय, पूरा जीवन इस देश के लिए दे रहे हैं। तो क्या हमारे पास का समय, जब मैं आया हूँ मुख्यमंत्री बन के काम करने, तो मैं अगर इसका पूरा एक एक मिनट का उपयोग अगर प्रदेश की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए नहीं करूँगा, तो मुझे कैसे चैन आ सकता है? मैंने आपके बारे में समझा है, लोगों के कहना है कि बोले मोहन जी दिखते सरल हैं, लेकिन बहुत बारीक बारीक चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, सामाजिक हो, और वो आपको उस समय रिएक्ट ना करें, लेकिन वो अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और उसका परिणाम निकल कर आता है। आपके साथ बहुत सारे आपके मंत्रिमंडल में सीनियर लोग हैं, आपको असहजता नहीं हुई मंत्रिमंडल में, सरकार के कामकाज में? बिल्कुल नहीं, मुझे गर्व क्योंकि है। मैंने कुछ बयान सुने हैं कि साहब, मैं बताता हूँ ना आपको, मुझे गर्व है कि लोग कहते हैं कि आपको वरिष्ठों के बीच से बनाया है। मैंने उस समय भी इंटरव्यू में कहा, मुझे वरिष्ठों के बीच से नहीं बनाया, वरिष्ठों के साथ बनाया है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मेरे मंत्रिमंडल में एक बार ऐसे भी लोग हैं जो एक ही बार में विधायक बन के मंत्री बने हैं, और एक बार ऐसे भी लोग हैं वहीं जो लगभग 7-8 बार से अलग अलग प्रकार के चुनाव जीत करके आए।
लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि ऐसे उलझे सुलझे प्रश्न, जिन प्रश्नों का मुझे कहीं मदद चाहिए तो उनका लाभ मुझे मिलता है। हमारे यहाँ ये एक सामूहिक भावना से, टीम गेम से हम काम करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब टीम गेम से काम करते हैं, जब टीम के आधार पर जितने भी खेल हैं, वो जैसे मैं उदाहरण भी दिया था कि मान लो सचिन तेंदुलकर जब आए तो सुनील गावस्कर भी थे, कपिल देव भी थे, तो उनके अपने अनुभव का लाभ तेंदुलकर ने उठाया। धोनी की टीम में तेंदुलकर भी थे। तो स्वाभाविक रूप से मैं तो यही मान के चलता हूं कि लेकिन उसके लिए किसी बॉलर को चिन्हित करना पड़ता है और उसकी बॉलों पे छक्के मारने पड़ते हैं। संवाद करो ना, बातचीत करो, विश्वास लो। जैसे मैं बताऊं, आज कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ हैं, तो छिंदवाड़ा जीत में उन्होंने कहा मैं छिंदवाड़ा में रहूंगा, मैं उनको वहां छोड़ के आया। प्रहलाद पटेल जी ने कहा नहीं, उनको एक एक जवाबदारी एक एक मंत्री ने ली कि हम इस मोर्चे को रहेंगे। प्रहलाद पटेल जी ने कहा मैं बालाघाट में रहूंगा, मैं बालाघाट देखता हूँ, फिर थोड़ा दमों में मदद करूंगा। उनके अपने सेक्टर की कुछ अलग सीटें भी ली है। हमारे जबलपुर में राकेश सिंह जी ने कहा कि मैं जबलपुर देखूंगा। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे अच्छे इस टाइप के हर मंत्री ने आगे आगे रह करके, विश्वास सारंग जी ने कहा कि मैं राजगढ़ देखूंगा। तो आगे रह करके वो काम मांगते हैं और हम काम देते भी हैं। बीजेपी की ये सबसे बड़ी खासियत है कि वो सामूहिकता में भरोसा करती है, वो जमीन पे दिखता भी है। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि बीजेपी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, लेकिन उत्तर भारत का, पूरे उत्तर भारत का पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा अगर बीजेपी में कोई है देश में, तो वो डॉक्टर मोहन यादव है। और बीजेपी में यादव जाति से कोई भी बड़ा चेहरा नहीं है। पार्टी ने भले ही ये सोच करना बनाया हो, लेकिन भारतीय राजनीति की मजबूरी भी रही है। और यही कारण है कि आपको पार्टी उत्तर प्रदेश भी भेज रही है, आपको बिहार भी भेज रहे हैं, और आप ये महसूस भी कराने की कोशिश करें। आप परिभाषा भी बताते हैं कि यादवों की परिभाषा क्या है। आपके प्रश्न का मर्म क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरी पार्टी की कार्यपद्धति से मैं बता सकता हूं। और हमारी कार्यपद्धति का ये सुख है कि हमारे यहाँ जाति के आधार पर कोई कार्यकर्ता को खड़ा नहीं करते हैं, ना उसको उस ढंग से देखते हैं। ये अलग बात है कि जो लोगों ने जाति के आधार पर अपना सारा सिस्टम बना रखा, उनको जरूर खतरा लगता। तो उनके डर के लिए हम क्या करें? कोई हमारी अपनी अपनी कार्य पद्धति है, हमारी अपनी विचारधारा। माननीय मोदी जी से लगा करके, अब आप बताइए, माननीय मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री बनाया गया था तो उनकी काबिलियत नहीं थी क्या? अब काबिलियत थी, लेकिन उस काबिलियत के बाद में भी जब उनको गालियां दी गई तो गाली का रिएक्शन किस पे आया? उनकी पार्टी पे आया, हम पे आया? हमने तो केवल आईना दिखाया। हमारी पार्टी की विशेषता ये है कि हमारे यहाँ किसी कार्यकर्ता को तैयार करते हुए, और मुझे गर्व है कि मैं तो हम में के मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। नड्डा जी के से लगा करके हम सब उदाहरण हैं, माननीय अमित शाह जी से लगा कर सारे उदाहरण हैं। आप बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल से तुलना अगर करते हैं तो आप अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री उस नाते से भी। तो हमारी पार्टी की विशेषता है कि हर एक व्यक्ति की क्षमता योग्यता से उसको मौका देते हैं, लेकिन जिन्होंने राजनीति में जातियां देखी, जातियों का वोट बैंक खड़ा किया, ये उसी प्रकार से जैसे कांग्रेस और उनके साथ वाली पार्टियों ने हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया, मुस्लिम हिंदू, ये धर्म वो धर्म, इनको लड़ाओ उनको लड़ाओ। उसके उल्टे मोदी जी ने ऐसे सब लोगों को जवाब दिया कि आप बताइए, राम मंदिर के मसले पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, तो माननीय मोदी जी ने राम मंदिर के मसले को लेकर के अगर शिलान्यास के समय से लेकर लोकार्पण तक पूरे देश के हिंदू मुस्लिम सभी लोगों को एक साथ रख करके देश में कितनी बड़ी मिसाल पैदा की कि मंदिर से देश की एकता भी तो हो सकती है। और इसके उल्टे कांग्रेस ने मंदिर का मुद्दा खड़ा करते मुस्लिमों को डरा डरा करके देश में दंगे कराए थे। ये उदाहरण हमारे सामने, और केवल यहां नहीं, माननीय मोदी जी ने ये उदाहरण बोहरा समाज की मस्जिद के लोकार्पण में खड़े होकर के, आमतौर पर कितना बड़ा उदाहरण है वो। एक अंतिम सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव भी खत्म हो जाएंगे, बीजेपी बेहतर प्रदर्शन भी करेगी, आप सरकार चला रहे हैं, सरकार के सामने एक आर्थिक संकट है और कहीं ना कहीं सरकार को कर्ज भी लेना पड़ रहा है। करीब करीब हर राज्य की स्थिति ये हो गई है। आप मानते हैं कि चुनौती और उसके आपके सामने रोड मैप क्या है, कैसे ठीक किया जाए? देखिए, मध्य प्रदेश में कोई कर्जा हम इसलिए नहीं ले रहे कि हमारे लिए कर्जे से सरकार चलाना पड़ रही है।
सरकार पूंजीगत व्यय के लिए, जैसे उदाहरण के लिए कोई बड़ा उद्योगपति, आप टाटा, अंबानी, बिरला, जिस किसी का नाम बताओ, ये नई इंडस्ट्री डालेंगे तो ये भी कर्जे उठाएंगे। तो इसका मतलब वो कर्जदार होकर के कर्ज नहीं ले रहे हैं, ये व्यापार को बढ़ाने के लिए कर्ज ले रहे हैं। हमारे राज्य का भी यही सिस्टम है। हमारे राज्य की लगातार वित्तीय तरलता की स्थिति बहुत मजबूत है, इसीलिए हम सभी योजनाओं को चालू रखते रहते हैं। लेकिन विकास के क्रम में अगर हमको आगे आर्थिक रूप से बढ़ाना है तो हम फिजूल खर्ची रोकेंगे, हम ऐसे कोई लीकेज जिनसे सरकार की छवि खराब होती, वो सारा काम रोकेंगे। लेकिन डेवलपमेंट के काम को लेकर के तो लगातार आगे बढ़ेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि देश की जीडीपी में अभी हमारा 4.5% है, हमारा टारगेट 9% तक ले जाने का है। तो सब क्षेत्रों में ऐसे बहुत सारे सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, जिसमें लगातार आने वाले 5 साल में पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। मोहन जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे प्रदेश को आप मथ रहे हैं, घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, परिणाम बेहतर आने वाले हैं। आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी माहौल में इन दिनों वित्त मंत्री